हेलो स्टूडेंट। देखिए प्लस टू का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये पहला चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑन द बिहाफ ऑफ स्कूल एंड ऑन द बिहाफ ऑफ एंट्रेंस, दोनों के लिए। तो इसमें थोड़ा ध्यान देना कि ये एक बहुत बड़ा चैप्टर होगा और इसमें मेनली हमारे पास 4 टॉपिक में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहला मैंने लिखा हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरा है स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा है स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और चौथा आएगा कैपेसिटर। ये 4 टॉपिक को अलग अलग पढ़ेंगे और इनको वहीं समझाऊंगा आगे वाले टॉपिक को। अभी हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। उससे पहले डेफिनेशन में अगर यहाँ पर हेडिंग देखें तो हमने लिखा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे पास मीनिंग क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पर स्टैटिक लिखा है और स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट होता है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर रेस्ट लिखा है तो हमारे पास इलेक्ट्रो और स्टैटिक मतलब स्टडी ऑफ अ चार्ज एट रेस्ट। मतलब इस टॉपिक में चार्ज पढ़ेंगे पर चार्ज चलेगा नहीं। ठीक, उसके बिहाफ में फिर हम इस पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज पहला चैप्टर, तो इलेक्ट्रिक चार्ज में मैंने डेफिनेशन लिख दी है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर विच कॉज इलेक्ट्रिक फोर्स इन इट। अब इस प्रॉपर्टी को, अगर इस डेफिनेशन को समझें तो इसका मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज मेनली पहले है कहाँ पर? तो मैटर के अंदर है। मैटर आपको पता है कि एज सच हम हर चीज़ को मैटर बोलते हैं। तो मैटर जब हर चीज़ है तो हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ मास होता है और मास होगा तो हमारे पास चार्ज भी होगा। अब वो चार्ज की जब हम बात करेंगे तो मेनली मैटर किस चीज़ का बनता है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का। तो जैसे मैं एटम की बात कर रहा हूँ तो ये हमारे पास मान लीजिए एटम है। ठीक है, अब इस एटम में अगर हम देखें तो एटम की स्टडी आपने थोड़ी बहुत की हुई है। हम लोग प्लस 2 में पढ़ेंगे इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अभी जितना आपने प्लस 1 में पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में, तो उसके बिहाफ में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और यहाँ कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन क्या? पॉजिटिव विच इज इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन क्या? न्यूट्रल है। तो अभी न्यूट्रल नहीं पढ़ेंगे। तो हमारे पास ये जो चीज़ें हैं ये मैटर के अंदर है। ठीक है ना, तो मैटर बना किससे? एटम से। तो इसमें अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लिखा मैंने, तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज अ चार्ज। उसी को हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इतना क्लियर हो गया? अब जैसे हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास प्रोटॉन पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो हमारे पास याद रखना कि आपने सुना भी होगा कि एटम न्यूट्रल होता है। ठीक, तो हमारे पास अगर एटम न्यूट्रल है तो इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक, मतलब हर बॉडी में अगर हमारे पास एटम्स हैं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो रेशियो है सबका बराबर रहेगा। तो इससे क्या है? एटम क्या है? न्यूट्रल है। तो हमारे पास कह सकते हैं कि हर बॉडी क्या होगी? न्यूट्रल होगी। इतना समझ आ गया? तो हम लोग स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि हर बॉडी न्यूट्रल है, चार्ज नहीं है। तो हम लोग चार्ज यहाँ पर बॉडी के अंदर से निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे उसको पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग में। अभी हम इसमें आ जाते हैं वापस आए तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैटर विच कॉज इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है। हमने जैसे कहा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स। उस अट्रैक्टिव फोर्स को हमने क्या कहा? इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा, प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन होगा। तो दैट रिपल्शन इज ऑल्सो व्हाट? वो भी फोर्स है, तो उसको इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे। अब यहाँ पर चार्ज की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं एज सच Q से। ठीक, और अगर इसको Q से डिनोट करते हैं तो इसमें हम लोग इसकी यूनिट पढ़ते हैं। तो यूनिट वाइज हम इसको कहते हैं SI यूनिट। SI यूनिट में इसको हम लोग बोलते हैं कूलम, जिसको डिनोट करते हैं C से। और CGS यूनिट जो होगी वो हमारे पास आ जाएगी क्या? स्टैट कूलम। CGS यूनिट इसकी होती है स्टैट कूलम, या फिर हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो ये CGS है, ये SI है। इन दोनों को आप लोग दिमाग में सेट कर लो। इतना समझ आ गया? अब इसमें जैसे हम लोग इसको आगे बढ़ाएं तो हमारे पास क्या है?
इन यूनिट्स के अलावा बेसिक चीज़ पढ़ रहे हैं अभी, तो इसमें हम इन यूनिट्स के अलावा आ जाएं तो हमारे पास चार्जेस दो टाइप के होते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये टू टाइप्स हैं, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक क्या होगा, नेगेटिव होगा। सेकेंड वन इज अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक नेगेटिव चार्ज हो गया। तो जिसने इसको नाम दिया था वो, उसका नाम था डुफॉग, साइंटिस्ट का। और उसके बाद में जिसने स्टडी को आगे बढ़ाया था वो था बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नाम दिए थे कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को हमने एज अ कन्वेंशन लिया है, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर मैंने बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम लिया, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो था ना, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट में उसने बताया कि पॉजिटिव चार्ज किस में, नेगेटिव चार्ज किस में है। तो उसके अगर मैं नाम लूँ तो नाम के अकॉर्डिंगली उसने एग्जाम्पल दिया हमें, जैसे ग्लास रॉड। उसने बोला कि ये ग्लास की रॉड है, ग्लास की रॉड को उसने रब किया किसके साथ, सिल्क के साथ। तो ग्लास को उसने जब इसके साथ रब किया तो ग्लास रॉड अगर डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरह से होगा, और ये सिल्क मान लीजिए, ठीक। तो जब इन दोनों को आप रब करोगे तो उसने कहा कि रब करने से क्या हुआ, सिल्क में हमारे पास सिल्क में नेगेटिव चार्ज आ गया और रॉड में पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक। इन दोनों को रब करने से, जिसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शन। तो इसमें और इसमें चार्ज असाइन हो गया, क्लियर हो गया। हुआ ऐसा कि जब आपने इसको इससे रब किया ना, तो ये नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के वहाँ गए, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर चले गए तो इसमें बचे पॉजिटिव चार्ज। इतना समझ आ गया। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एटम न्यूट्रल है, बॉडी अगर न्यूट्रल है ना भाई, तो बॉडी अगर न्यूट्रल है तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन गए। तो इलेक्ट्रॉन अगर चले गए तो हमारे पास क्या बचे, प्रोटॉन बचे। तो पॉजिटिव चार्ज बचे, तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए इक्वल अमाउंट में। इतना समझ आ गया। एक एग्जाम्पल ये दिया, और दूसरा इसके एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो दूसरा उसने बोला है एबोनाइट रॉड। एबोनाइट रॉड को आप लोग जैसे रब कर लीजिए, मान लीजिए सिल्क के साथ ही कर लो, या फिर आप फर के साथ कर लो, ठीक है ना। FUR, फर मतलब पंख। इसके साथ अगर रब करेंगे तो रब करने के बाद फिर क्या हुआ, एबोनाइट रॉड में जो आ गया वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है और फर में आ जाता है एज अ पॉजिटिव चार्ज। अगेन थ्योरी वही है कि इसको इससे जब रब करोगे ना आप लोग, तो रब करने से क्या होगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो इससे ही इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, ठीक। तो चार्ज यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं बाय अ प्रोसेस नोन एज ए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इतना समझ आ गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी और नेगेटिव चार्ज बॉडी का मतलब ये है कि ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन आ गए तो नेगेटिव चार्ज बॉडी, इलेक्ट्रॉन चले गए तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी। इतना समझ आया आप लोगों को। अच्छा, अब इसमें कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जो हैं वो 7 से 8 पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टी जो है वो सिंपल वाली है, वो आप लोग जानते भी हैं, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये आप सब जानते हैं कि अगर हमारे पास दो कोई पॉजिटिव चार्ज हैं तो दोनों पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक। और अगर हमारे पास दो नेगेटिव चार्ज है तो उनके बीच में भी रिपल्शन ही होगा। बट अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा हमारे पास नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्लियर। तो एक प्रॉपर्टी ये है, ये आपको पता है तो इसमें हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, इसमें चलते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। इसका मतलब होता है चार्जेस आर स्केलर। एडिटिव इन नेचर मतलब स्केलर। चार्जेस जो है वो ऐड लाइक अ रियल नंबर, मतलब हम चार्ज को रियल नंबर की तरह ऐड कर सकते हैं। समझ आया बच्चों। अब कैसे कर सकते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल टाइप लेते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास एक कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी है, एनी बॉडी, जैसे हमारी बॉडी है। इस बॉडी के अंदर डिफरेंट पोजीशन पर चार्ज, जैसे यहाँ पर Q है प्लस में, और यहाँ पर है 5Q, यहाँ पर -3Q और यहाँ पर 2Q। इस तरह से चार्ज रखे हैं अलग अलग पोजीशन बॉडी के अंदर, एक सिस्टम मान लो। अब आपको बोलेगी कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चार्ज, तो आपके पास नेट चार्ज पूछा जा रहा है Q नेट। तो टोटल चार्ज इस बॉडी में कितना है, तो मैंने बोला
कि चार्जेस आर एडेड लाइक अ रियल नंबर, मतलब जैसे हम लोग एल्जेब्रिकली चीज़ों को ऐड करते हैं ना प्लस माइनस लेकर, वैसे ही इसको भी करना है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो इसमें अगर ऐड करें तो ये q प्लस में, उसके बाद 5q भी प्लस में है ये वाला, ये माइनस में है और ये फिर प्लस में है। आप इसको सबको ऐड करो तो ये 5 6 और ये हो गया 8 में से 3 निकाल दो तो बचा कितना 5q प्लस में। तो इस पूरी बॉडी के अंदर नेट चार्ज इतना है। क्लियर हो गया? क्योंकि ये और ये कट जाएगा। इतना समझ आ गया? तो ये आ गई प्रॉपर्टी एक सेकेंड। तीसरी है चार्जेस आर ट्रांसफरेबल। इसको मैं ऐसे बोल देता हूँ कि जैसे मैंने आपको बोला कि ग्लास रॉड को सेल के साथ रब करो तो सेल अलग हो गया और ग्लास रॉड अलग हो गया, तो इसमें से इसमें चार्ज गए, नेगेटिव चार्ज इसके पास आ गए ना, वो चार्ज उसके पास गए तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होते क्योंकि हम कहते हैं कि दैट इज इनसाइड द न्यूक्लियस और उसमें न्यूक्लियर फोर्स काम कर रही है, तो हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। अब बचते हैं हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्जेस आर कंजर्व्ड। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हम लोग ऐसे कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। जैसे एनर्जी कंजर्व होती है वैसे हम चार्ज को कंजर्व करते हैं। इज इट क्लियर? तो चार्ज को अगर हम कंजर्व करते हैं तो हम कहते हैं कि चार्ज ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। जैसे मैंने अभी कहा चार्ज सिर्फ ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। इतना क्लियर हुआ? अब इसके लिए आप बोलोगे एग्जाम्पल, तो ये भी ध्यान रखना है कि एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं क्योंकि जब भी हम चार्ज की करेंगे तो बात करेंगे तो वो हमेशा कंजर्व होगा। तो एग्जाम्पल में मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास एक रिएक्शन लिखते हैं, इसको हम एज सच कहते हैं रेडियोएक्टिव डिके लॉ। रेडियोएक्टिविटी में रेडियो एक्टिविटी डिके प्रोसेस, रेडियोएक्टिव डिके प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे हम प्लस 2 में अगेन लास्ट वाले मॉडर्न फिजिक्स में। तो वहाँ पर अगर हम किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस को लिखते हैं, जैसे हमारे पास यूरेनियम, तो यूरेनियम 92 238, यूरेनियम आपको बताया कि एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जो एज सच होता है जो अपने आप को डिके करता है, अनस्टेबल होता है, तो ये डिके होगा और ये बनेगा थोरियम, यूरेनियम बनेगा थोरियम और इसमें से निकलेगा क्या, हीलियम 24। हीलियम किसको बोलते हैं हम लोग, अल्फा को, अल्फा रेज को बोल देंगे, अल्फा पार्टिकल को बोल देंगे। ठीक, तो अल्फा रेज, अल्फा पार्टिकल को हम लोग ये बोल देंगे हीलियम। इसको आगे बढ़ेंगे। अभी थोरियम को इसमें देखें तो थोरियम 90 होता है और ये हमारे पास 234 होता है। क्लियर हो गया? अब इस रिएक्शन से अगर हम देखें तो इस ऊपर वाले को मास नंबर बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, इनको एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलते हैं। नीचे वाले को ये पता है आपको, नीचे वाले नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर? तो इसमें अगर हम देखें तो ये क्या है, बिफोर, कौन सी कहानी है, बिफोर वाली। तो बिफोर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या प्रोटॉन्स हैं, 92। और बाद में अगर देखो तो यहाँ पर 90 और प्लस 2 कर दो तो ये भी कितने हैं, 92। तो यहाँ भी 92 आ रहा है और यहाँ भी 92 आया। तो आफ्टर डिके एंड द बिफोर डिके नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक, तो इस रिएक्शन से हम कह सकते हैं कि चार्ज हमारे पास क्या, कंजर्व है। तो इसके अलावा हम कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन लिखें तो सब में आप देखोगे कि हमेशा चार्ज कंजर्व चलेगा। क्लियर हो गया? एक छोटा सा एग्जांपल मैं फिर से बना देता हूं जो अभी भी मैंने समझाया आपको कि आपने एक ग्लास की रॉड को लिया, ये ले लिया आपने ग्लास की रॉड, और दूसरा में हमने ले लिया जैसे ये सिल्क। क्लियर? तो मैंने कहा इन दोनों को आपने रब किया तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाता है। ठीक, जब आप इन दोनों को रब करते हैं तो यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। तो होता क्या है कि दो चीज़ें मैं इकट्ठी समझाता हूँ कि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। ठीक, तो चार्जेस ट्रांसफरेबल, और जितना इक्वल अमाउंट ऑफ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएंगे उतने यहाँ प्रोटॉन हो जाएंगे। तो चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व, ना क्रिएट हुआ ना डिस्ट्रॉयर हुआ, सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में वो ट्रांसफर हुआ। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम लोग उसको आगे रिएक्शंस में भी पढ़ेंगे। देखो इसमें फिफ्थ प्रॉपर्टी है चार्ज रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। मतलब अगर हम किसी कंडक्टिंग बॉडी को अगर चार्ज देते हैं तो वो हमेशा उसके सरफेस पे आके बैठेगा। कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग आपको पता है, कंडक्टिंग बॉडी वो होती है जिसमें एज सच फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, और नॉन कंडक्टिंग बॉडी या इंसुलेटर वो होगा जिसमें एज सच फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं और चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। ठीक है, अपने आप।
तो इसमें कंडक्टर की बात की है तो चार्ज रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस, तो हमने जैसे यहाँ पर एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ कि हमने ये स्फेयर ली है, ठीक है ना। ये एज सच एक हॉलो स्फेयर है और ये एक सॉलिड स्फेयर है कंडक्टिंग। सॉलिड स्फेयर और हॉलो स्फेयर ये कंडक्टिंग लिया आपने। अगर आपने इसको चार्ज दिया तो हॉलो में तो अंदर कुछ नहीं है, तो चार्ज कहाँ आके बैठेगा, सरफेस पे आके बैठ जाएगा, ठीक है। ये तो आउटर सरफेस पे डिसाइड कर रहा है। बट अगर आपने सॉलिड स्फेयर में चार्ज को दिया तो चार्ज इसमें फ्लो करता है और चार्ज फ्लो करके इसमें कहाँ आ जाएगा, वो भी बाहर की तरफ आ जाएगा और अंदर चार्ज नहीं होता है। तो सॉलिड स्फेयर और हॉलो स्फेयर दोनों का अगर रेडियस बराबर है तो हमारे पास कह सकते हैं हॉलो और सॉलिड स्फेयर में चार्ज क्या है, सरफेस पे रिसाइड करेगा इक्वल अमाउंट में, ठीक। इसका एग्जांपल हम जो लेते हैं, एग्जांपल हम कह सकते हैं कि बबल, जो बबल होता है सोप बबल, उसमें अगर हम चार्ज देते हैं तो वो चार्ज जो कहाँ रिसाइड करेगा, तो सरफेस पे होगा और बबल जो एक्सपैंड करेगा। इतना समझ आ गया। तो इस लाइन को याद कर लो, एक इंपॉर्टेंट लाइन भी है, कंसेप्ट भी है। अगली प्रॉपर्टी है इसमें इनवेरियंस ऑफ चार्ज। तो इनवेरियंस ऑफ चार्ज में इनवेरियंस का मतलब होता है जो अपने आप को चेंज नहीं करता, नेवर चेंज, ठीक। अब ये नेवर चेंज का फंडा कहाँ से आया है? ये फंडा आता है कि हमने यहाँ पर कहा कि चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब मान लो कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज है, तो जब ऑब्जेक्ट चल रहा है ना तो उसकी स्पीड अगर चेंज होती है तो उसकी चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। चार्ज जब बॉडी जब रेस्ट में है तब भी चार्ज उतना ही है और जब बॉडी चल रही है तब भी उतना ही है। तो ये फंडा हमने कहाँ से लिया है? ये आइंस्टाइन की जो रिलेटिविटी थ्योरी थी वहाँ से लिया हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि उसमें कहा गया है कि अगर कोई बॉडी चलती है तो उसकी स्पीड अगर बहुत ज़्यादा है c के आसपास तो उसका मास चेंज होगा। इतना समझ आ गया। तो ये ध्यान रखना कि चार्ज जो है वो ऐसे, देखो 7th प्रॉपर्टी है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मास। इसका मीनिंग समझो कि अगर किसी बॉडी में चार्ज है तो मास भी है, बट अगर किसी बॉडी में मास है तो जरूरी नहीं है उसमें चार्ज भी होगा। ये लाइन ध्यान से सुनो और थोड़ा और समझो एग्जाम्पल से। जैसे हमारे पास भैया न्यूट्रॉन है ना, तो न्यूट्रॉन में क्या है, मास तो होता है बट चार्ज नहीं होता। तो मास अगर किसी बॉडी में है तो जरूरी नहीं है कि उसमें चार्ज भी होगा, वो न्यूट्रल बॉडी हो सकती है। बट अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन में मास होता है और उस बात में क्या होता है, चार्ज भी होता है। तो दोनों चीज़ें हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये बना कि चार्ज है तो मास तो होगा ही होगा, बट अगर मास है तो जरूरी नहीं है कि उसमें चार्ज भी होगा। क्लियर हो गया। तो ये प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखना है आपने। इसमें एक और प्रॉपर्टी रह गई है, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो एक लास्ट प्रॉपर्टी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को अगर समझें तो क्वांटा का मतलब होता है पैकेट, ठीक है, या फिर हमारे पास बंडल। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ना, क्वांटाइजेशन हो सकते हैं दिस इज एज सच डिस्क्रीट पैकेट की फॉर्म में, ये हमेशा रहता है। चार्ज हमेशा जो है एक पैकेट की फॉर्म में ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। जैसे हमने कहा ना कि ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया, तो जब चार्ज ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, वो चार्जेस बहुत सारे ट्रांसफर होते हैं बट दे ऑलवेज ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ अ पैकेट, डिस्क्रीट पैकेट, नॉट इन अ कंटिन्यूस वे। मतलब ऐसा नहीं कि चार्ज एक दूसरे के बीच चलते रहते हैं, वो हमेशा एक पैकेट के फॉर्म में चलते हैं और उन चार्जेस को अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी हम काउंट कर सकते हैं कि कितने चार्ज आ रहे हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास यहाँ पर मैंने लिखा इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ चार्ज बॉडी इन विच चार्ज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है ना। इंटीजर मतलब n की फॉर्म में, इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में वो एलिमेंट्री चार्ज में हमारे पास रहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि इसका फॉर्मूला वाइज q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई होता है, q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। यहाँ पर ये n क्या है, n इज इंटीग्रल मतलब इंटीजर है। ये क्या चीज़ है, e इज वॉट, e हमारे पास है एलिमेंट्री चार्ज, ये हमारे पास एलिमेंट्री चार्ज है। तो चार्ज इस फॉर्म में रहता है। अब इसमें n जो है वो हमारे पास क्या है, वो 1 2 3 डैश डैश डैश। क्लियर। तो अब आप इसमें जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस ई या प्लस माइनस 2e या प्लस माइनस 3e। इस तरह से ये प्रोसेस चलता है,
क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है कि E है एलिमेंट्री चार्ज, और एलिमेंट्री चार्ज अगर हम बोलते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, या E इज इक्वल टू माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो ये क्या चीज़ है, एज सच प्रोटोन है, और ये क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन। तो ये एलिमेंट्री चार्ज प्रोटोन इलेक्ट्रॉन को बोल रहा है, और ये हमेशा इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, मतलब ऐसा है कि हमारे पास चार्ज जो है वो ऐसा नहीं है कि ई गया, ई तो जाएगा, पर ऐसा नहीं है कि 1 पॉइंट ई चला जाएगा। क्लियर हो गया, समझ आया। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास 2.5 ई की फॉर्म में चलेगा, ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन बॉडी टू अदर, वो हमेशा ई होगा, तो उसके बाद वो 2 ई हो सकता है, 3 ई हो, 4 ई, 5 ई। तो मतलब फ्रैक्शन है ये, चार्ज नेवर एग्जिस्ट इन अ फ्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन प्रोटोन जो हमने एलिमेंट्री चार्ज कहा ना, वो हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इतना समझ आया। अब हमारे पास ये जो देखो, इसमें मैंने जैसे आपको कहा कि चार्ज फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता, पर वो किसकी बात हो रही थी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। बट अभी रिसेंट स्टडी के अकॉर्डिंगली ये पता लगा है कि चार्ज फ्रैक्शन में भी एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लोग एज सच क्वार्क्स कहते हैं। और क्वार्क्स जो होते हैं वो E/3 प्लस माइनस और 2E/3 ये इस तरह से होते हैं। पर इनको हमने जैसे अभी भी कहा कि चार्ज फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता, फिर भी मैंने यहाँ फ्रैक्शन में लिख दिया। रीज़न ये है कि क्वार्क जो है वो एज सच दे आर द कंस्टेंट ऑफ द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन, और ये फ्री स्टेट में नहीं मिलते। ठीक है, तो इसलिए अभी तक हम इसको अपनी स्टडी में इनको काउंट नहीं किया है, इसलिए हमने कहा कि चार्ज फ्रैक्शन में कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर हुआ। अच्छा, ये जो हमने स्टडी की ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम करती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज जो है वो एज सच काउंट हो सकता है अगर माइक्रोस्कोपिक के बिहाफ में बात करें, बट अगर हम मैक्रोस्कोपिक बिहाफ में बात करते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल में हम चार्ज को काउंट नहीं करते, तो हम मानते कि वो बहुत सारे हैं। क्लियर, समझ आ गया। अब इसमें हम करेंगे क्या, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने लिखा हुआ देखिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो इसमें बोल रहे हैं कि 1 कूलम के अंदर कितने चार्ज हैं। जैसे मैंने कहा कि ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी में काम करेगा, इसका जो फॉर्मूला है जो कि क्या था, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE था। ठीक, अब इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो Q इज इक्वल टू NE कर रहा हूँ। तो ये पूछ रहे हैं कि 1 कूलम के अंदर कितना चार्ज है। तो आपको पता है 1 कूलम क्या है, Q है। तो हम चार्ज जब Q बोल रहे हैं तो उस कूलम का मतलब ये नहीं कि वो एक चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन है। वो क्या होते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पर 1 कूलम रखेंगे, नंबर पूछा है हाउ मैनी, ये E का पता है आपको, एलिमेंट्री चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर 19। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और सॉल्व करने पर ये 6.25 इंटू 10 की पावर प्लस 18 आता है भाई। ठीक है, तो n कितना आया, 10 की पावर प्लस 18। तो 1 कूलम के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, तो आज की स्टडी में इतना ही। मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ाई, तो इन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को आप घर पे पढ़िए। अगली क्लास में हम इसमें टॉपिक में आगे बढ़ेंगे और न्यूमेरिकल भी करेंगे। तब तक आप घर पे पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए और